कोका कोला टैंकर स्विमिंग पूल। कुलधारा नाम के गांव में श्रीराम नाम का एक वाटर टैंकर वाला रहता था। उस गांव के स्विमिंग पूल के लिए भी वही वाटर सप्लाई करता था। एक दिन श्रीराम उस स्विमिंग पूल के मालिक सयाजी से, सर, इससे पहले 2 दिन में एक बार आप स्विमिंग पूल का पानी बदलवाते थे, पर आजकल महीने में 1 बार या 2 बार पानी बदलवाते हैं। बच्चों से इतना पैसा ले रहे हैं ना सर, कम से कम हफ्ते में 1 बार तो पानी बदलिए सर, वरना उनको छूत की बीमारियां लग जाएंगी। हाँ, मैं जानता हूँ कि कब बदलना है। तुम्हारा धंधा कम हो रहा है, चले आए मुझे उपदेश देने। तुम अपने काम से काम रखो, जाओ यहाँ से। घर आकर परेशान बैठा अपने बेटे चिंटू से, क्या हुआ चिंटू बेटे, तुम परेशान क्यों हो? आप हमारे गांव के स्विमिंग पूल के लिए पानी सप्लाई करते हैं ना पिताजी। मैं भी उस स्विमिंग पूल में जाकर पानी में खेलना चाहता हूँ, पर जब मेरे दोस्त वहाँ पर गए स्विमिंग सीखने के लिए, तब वह के मालिक ने मेरे दोस्तों को यह कहकर भेज दिया कि तुम लोग गरीब बच्चे हो या स्विमिंग नहीं कर सकते, यानी मुझे भी स्विमिंग नहीं करने देंगे पिताजी। अरे वो तुम्हें पानी में क्यों नहीं उतरने देगा? अगर मैं नहीं हूँ तो उसका स्विमिंग पूल नहीं चलेगा। वो तुम्हें क्यों रोकेगा? मैंने अभी अभी पानी बदला है। चलो चलते हैं, तुम्हें स्विमिंग पूल में उतारता हूँ। चिंटू बहुत खुश हुआ। श्रीराम चिंटू को लेकर स्विमिंग पूल गया। जाओ बेटा, जाकर खेलो। तभी सयाजी वहाँ पहुँचा। रुको, तुम जैसे इस पानी में नहीं उतर सकते। ये मेरा बेटा है। वैसे तुम जैसों का क्या मतलब है? अरे तुम जैसों का मतलब है तुम जैसे गरीब लोग। तुम मेरे पूल के लिए पानी सप्लाई करते हो, क्या मतलब ये नहीं कि तुम मेरे दोस्त हो। याद रखो, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, तुम अपने औकात में रहो। चले आए बड़े अपने बेटे को स्विमिंग कराने। हर कोई नहीं आ सकता। इस तरह अपने बेटे के सामने श्रीराम का बहुत अपमान हुआ। श्रीराम बिना काम पर गए घर में चिंतित बैठा था। एक दिन श्रीराम का भाई सुरेश शहर से घर आया। सुरेश चिंटू से, ये क्या, तुम्हारे पिताजी मुझसे क्यों नहीं बात करते? वो इतने चिंतित क्यों हैं? तब चिंटू ने जो कुछ हुआ उसे बताया। क्या उस सयाजी में इतनी अकड़ है? मेरी नौकरी शहर के एक मशहूर एड एजेंसी में लगी है। मैं उस सयाजी को सबक सिखाता हूँ, देखते जाओ। कैसे चाचा जी? देखते जाओ मेरे क्रिएटिविटी का कमाल। सुरेश ने तुरंत अपने कंपनी के मैनेजर को फोन लगाया। सर, मेरे दिमाग में एक बहुत बढ़िया आइडिया आया है। परसों वो कोल्ड ड्रिंक कंपनी वालों ने कहा था ना कि हम उनके लिए एक ऐड बनाएं। ऐड के बजाय हम उनसे एक बढ़िया चैरिटी कराते हैं सर। उससे उनकी काफी पब्लिसिटी होगी, गांवों में भी उसकी सेल्स बढ़ जाएगी। कहकर उन्हें अपना आइडिया बताया। मैनेजर को वो आइडिया बहुत पसंद आया। कुछ ही दिनों में उस गांव में उन्होंने एक स्विमिंग पूल बनाया। श्रीराम वाटर टैंकर कूल ड्रिंक वाटर टैंकर में बदल गया। श्रीराम उसमें कूल ड्रिंक भरकर गांव ले आया। गांव वाले सब हैरान होकर देख रहे थे। श्रीराम ने उस कूल ड्रिंक टैंकर से वो सारा स्विमिंग पूल भर दिया। सब गरीब बच्चे खुश होकर उस कूल ड्रिंक स्विमिंग पूल में उतरकर खेलने लगे। ये सब सुरेश अपने कैमरा से शूट कर रहा था। इस तरह श्रीराम हर 2 दिन में उस स्विमिंग पूल को कोल्ड ड्रिंक से भरने लगा। इस तरह श्रीराम को उस कंपनी से अच्छी तनख्वाह मिलने लगी। एक दिन एड एजेंसी के मैनेजर ने सुरेश को फोन किया। वेरी गुड सुरेश, तुम्हारा ये आइडिया बहुत कामयाब रहा। उस कोल्ड ड्रिंक कंपनी वालों ने कहा है गांव में उनका सेल्स दुगना हो गया है, इसीलिए उन्होंने कहा है कि हर जिले में एक गांव में ऐसा स्विमिंग पूल बना कर दें। ये सब बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारे और तुम्हारे भाई की है। तब सुरेश खुश होकर, ये सब हम देख लेंगे सर, यू डोंट वरी। इस तरह सुरेश और श्रीराम ने मिलकर हर जिले में एक स्विमिंग पूल बनाया। बच्चे उसमें उतरकर खुशी खुशी तैरने लगे। इस तरह श्रीराम भी खूब पैसे कमाने लगा।
धनवान के बच्चे भी उसी स्विमिंग पूल में आने लगे तो शाहजी का धंधा एकदम ठप हो गया। अरे हाय रे, ये क्या लेने के देने पड़ गए, कहकर सिर पीट लिया। चिंटू अपने चाचा से, अरे चाचा जी तुम कमाल के हो। एक तरफ गरीब बच्चों को स्विमिंग पूल में खेलने दे रहे और दूसरी तरफ कंपनी का भी खूब लाभ कर रहे हो। वैसे इतना बढ़िया आइडियाज आपको कहाँ से आता है चाचा जी? बेटा, जब पेट खाली हो तो आइडियाज आते हैं। मैं इसी गांव में पला बड़ा हूँ, मैं जानता हूँ कि इन्हें क्या चाहिए और मैं ये भी जानता हूँ कि इसके लिए क्या करना चाहिए। ये सुनकर चिंटू ने ताली बजाई। श्रीराम ने भी अपने भाई की खूब प्रशंसा की। इस तरह गांव के सारे बच्चे गर्मी के मौसम में स्विमिंग पूल में तैरते हुए आनंद लेने लगे। मैजिकल नागिन। एक गांव में शारदा नाम की एक स्त्री रहती थी। उसका इकलौता बेटा था राकेश। शारदा और राकेश अपने 1 एकड़ जमीन में मेहनत करके गुजारा करते थे। एक दिन शारदा राकेश से, बेटा, यूँ और कितने दिन अकेले रहोगे? मैंने कई बार कहा है कि तुम शादी कर लो, पर तुम मानते ही नहीं। अभी तुम बच्चे नहीं रहे हो बेटा, और कुछ दिन बीत गए तो तुम्हें कोई लड़की नहीं देगा। तुम्हारे पिताजी के दोस्त रतन सिंह शहर में रहते हैं ना, तुम्हारे पिताजी की मदद से उन्होंने बहुत पैसे कमाए हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि वो अपनी बेटी रेखा की शादी तुमसे करना चाहते हैं, पर तुम हो कि मानते ही नहीं। मेरे समझ में नहीं आता है कि क्या वजह है। तुम आज शहर जा रहे हो ना, तो वहाँ रतन सिंह के घर जाओ और उनकी लड़की को देख कर आओ। अगर तुम्हें लड़की पसंद हो तो शादी का मुहूर्त निकलवाते हैं। मेरी शादी की इतनी जल्दी नहीं है माँ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझसे शादी की बात ना किया करो। मैंने जो अपने जमीन पर कर्ज उठाया है वो जब तक ना चुकाऊं मैं शादी नहीं करने वाला। अरे तुम मेरी बात कब सुनते हो बेटा? ठीक है, मैंने रास्ते में कुछ खाने के लिए रोटियां बनाई है। बोतल में मैंने दूध भी रखा है। तुम जल्दी काम निपटा कर आ जाओ। राकेश शहर जाते हुए रास्ते में एक पेड़ के नीचे खाने के लिए रुका। बोतल से थोड़ा दूध पिया और माँ से कितनी बार कहा है कि दूध में चीनी ना डाला करे, पर मानती नहीं। कहकर बोतल में बचे दूध को पास वाले बिल में डाल दिया। बाद में रोटी खाकर वो शहर की ओर चल पड़ा। 4 दिन बाद शहर में काम निपटाकर राकेश अपने घर लौटा। घर में उसने एक औरत को साड़ी पहन के खूब सज धज कर सब्जी काटते हुए देखा। राकेश को देखकर, आ गए आप ही की राह देख रही थी। इतनी देर क्यों लगा दिया आपने? राकेश हैरान होकर अपनी माँ से, माँ ये लड़की है कौन? ये हमारे घर में क्यों है? क्यों बेटे, मजाक करते हो? तुम पति पत्नी मिलकर मेरे साथ नाटक कर रहे हो क्या? तुम श्रीलता को नहीं पहचानते? अरे लड़की देखने के लिए कहा तो सीधा शादी करके आ गए। फिर माँ से मिलने की हिम्मत नहीं हुई तो पहले इसे भेज दिया माँ को पटाने के लिए, और अब कहते हो कि वो कौन है मैं जानता नहीं है। चलो जो हुआ सो हुआ, मुझे कोई एतराज नहीं है बेटा। तुम दोनों तोता मैना की तरह मिलजुल कर रहो, बस यही चाहिए मुझे। राकेश के समझ में कुछ नहीं आया और वो अपने बाल नोचने लगा। बाद में शारदा को अलग ले जाकर, माँ मैं कसम से कहता हूँ कि मैं नहीं जानता कि ये लड़की कौन है। कोई बात नहीं बेटे, लगता है कोई रईस घर से है, कोई मुसीबत में फंस गई होगी। रहने दो जितने दिन रहती है, हम तो उसे बस थोड़ा खाना देंगे ना। अगले दिन शारदा, बेटी श्रीलता आज क्या खाना बनाए? एग करी, मटन बिरयानी, चिकन रोस्ट, सेवैया का खीर और मीठा चावल बना दो, बस काफी है। आज का दिन गुजार लेंगे। बस खाना शुद्ध घी में पकाए, काफी है। मैं तेल की तली हुई चीज नहीं खाता। हर व्यंजन में केसर डाल दीजिए, 2-4 दाने बस, वरना मुझसे खाया नहीं जाता। शारदा राकेश के पास गई। सुना तुमने? जाकर उसने जो कुछ कहा है सब लेकर आओ। माँ ये जो एक वक्त का खाना खाती है उसे हम 1 महीना गुजार सकते हैं। खाने के बारे में ऐसे नहीं बोलते बेटा, जब तक बन पड़ेगा हम उसे खिलाएंगे। बाद की बात बाद में देखेंगे बेटा। कुछ दिनों बाद शारदा श्रीलता से, देखो बेटी, घर का हाल तो तुम देख ही रही हो। आज से जो कुछ हम खाएंगे वही तुम भी खाना बेटे, बुरा न मानना। वैसे भी हमने जमीन पर काफी कर्जा लिया हुआ है, अब कोई नया कर्जा तो देगा नहीं। ये बात कहने के लिए आपने इतना संकोच किया? कल से जो कुछ आप बनाएंगे मैं वही खाऊंगी। मैं तालाब पर जाकर पानी भी लाऊंगी। उस दिन से श्रीलता तालाब की ओर पानी भरने हर रोज जाने लगी। कुछ दिनों बाद सारे गांव वाले शारदा के घर आए
भाई देखो शारदा, तुम्हारे घर में तुम्हारी बहू नहीं कोई भूतनी रहती है, उसे पहले घर से भगा दो। पता नहीं आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। मेरी बहू तो बहुत प्यारी है, उसे कोई भी काम दो वो मना नहीं करती, खुशी खुशी करती है। आज तक उसने कभी ऊंची आवाज में भी नहीं बात की। ऐसी लड़की के बारे में आप ऐसे बात करें, ये मुझे मंजूर नहीं है। अरे पगली, वो पानी भरने के बहाने घर से बाहर निकलती है और हम लोग के घर में आकर अंडे, मुर्गी, बकरी सब निकल जाती है। कोई इंसान ऐसा कर सकता है क्या? इसीलिए वो इंसान नहीं, कोई भूत है। लगता है आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है। आप लोगों को जलन हो रही है ना कि इस सारे गांव में ऐसी सुंदर बहू और किसी के घर में नहीं है। आप लाख कह लो, मैं नहीं सुनने वाली। अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। तब सब वहाँ से चले गए। कुछ समय बाद उस गांव में कीड़े लगने के कारण सारे फसल सूख गए। लोग परेशान होने लगे। कुछ दिनों बाद नाग पंचमी का त्योहार आया। सब गांव वाले नाग देवता को समर्पण करने के लिए अंडे और दूध लेकर मंदिर की ओर गए। सब जो दूध ला रहे थे उन्हें एक बड़े घड़े में भरने लगे। एक बड़े थाली में उन्होंने अंडे रखे। शारदा, राकेश और श्रीलता भी मंदिर पहुंचे। वो दूध और अंडे देखकर श्रीलता दौड़ी दौड़ी गई और घड़े का सारा दूध पी लिया। थाली में रखे सारे अंडे निगल गई। सब हैरान होकर देखने लगे। तब एक औरत शारदा से, जब हमने कहा था तो तुम मान नहीं रही थी। इस डायन की वजह से ही इस सारे गांव का फसल सूख गया है। अब क्या कहती हो? इससे पहले कि शारदा कुछ कहती, श्रीलता के शरीर का निचला भाग सांप में बदल गया और श्रीलता के शरीर का ऊपरी भाग देवता के रूप में बदल गया। यूं वो हवा में उड़ने लगी। सब उसे देखकर हैरान हो गए। मैं नाग देवता हूँ। एक साधु के श्राप के कारण मैं सांप के रूप में बदलकर एक जंगल की बिन में पड़ी रही, बिना खाना के। साधु ने मुझसे कहा था कि अगर मुझ पे कोई रहम करके मुझे भोजन कराए तो मैं श्राप से मुक्ति हो सकती हूँ। आपके बेटे ने जो चीनी मिलाया हुआ दूध पिलाया, उससे मैं इंसान का रूप धारण कर सकी। श्राप से बिल्कुल मुक्त होने के लिए मुझे आपके घर ठहरना पड़ा। आज नाग पंचमी है ना, आज के दिन आपने और सारे गाँव वालों ने मिलकर मुझे भोजन कराया। इससे मैं श्राप से बिल्कुल मुक्त हो गई हूँ। आप लोगों ने जो मेरी मदद की, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। फिर उसके मुंह खोलते ही उसके मुंह में से सोना, हीरे, पैसे सब गिरने लगे और वहाँ उनका ढेर लग गया। लोग ये देखकर काफी खुश हुए। नाग देवता शारदा से, ये पैसे ले लो और अपना कर्जा चुका दो और धनवान रहो। फिर गांव वालों से, आप लोगों का फसल खराब होने का कारण मैं नहीं, वो कीड़े थे। कहकर हवा में हाथ हिलाया। जो खेत सूख गए थे वो फिर हरे भरे हो गए। सारा गांव बहुत खुश हुआ। सबने नाग देवता को प्रणाम किया। नाग देवता हवा में गायब हो गई। शारदा और राकेश ने न केवल खेत का कर्जा चुकाया बल्कि और जमीन खरीदा, घर बनाया और राकेश ने एक सुंदर लड़की से शादी भी कर ली और खुशी खुशी रहने लगा।